उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है मेरे दोस्त चाहे खुद से ही लड़ना पड़े। जी हाँ प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं दिशांत आप सभी का लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके समक्ष बीते 3 से 4 दिन से आपके बीच नहीं आ पा रहा हूं, जिसमें अत्यधिक व्यस्तता होने के कारण मैं आप लोगों के समक्ष नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सबको लगातार क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा हूं। लल्ला, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब हमारी और तुम्हारी मुलाकात हर रविवार को रात को 9 बजे होगी। जब तक व्यस्तता थोड़ी ज़्यादा है तब तक आपसे मुलाकात हम रात को 9 बजे करेंगे, और जब रात को 9 बजे करेंगे तो अभी आज का जो रविवार है, ये हर रविवार रात को 9 बजे करेंगे हम। तो आज का जो रविवार है, इस रविवार को तो आज तो केवल ट्रेलर है आपका, अगले रविवार को हम आपकी पूरी फिल्म दिखाएंगे आपको। तो देर ना करते हुए आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपीएसआई नई भर्ती 2025 हिंदी सेट नंबर 13 प्रीवियस ईयर का वही पेपर, वही अमोघ अस्त्र सीरीज जिसका आपको रहता है बेसब्री से इंतजार। वही सीरीज है, वही हूबहू पेपर है, वही पेपर है जो 14/11/2021 शिफ्ट नंबर फर्स्ट में पूछा हुआ पेपर है। यूपीएसआई का हूबहू पेपर लेके आया हूं, और बीती 12 क्लासे हमने आपको अमोघ अस्त्र सीरीज नामक प्लेलिस्ट में सेव करवा दी हैं। ये 13 नंबर की क्लास आज लॉन्च हो रही है। और मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे वादा किया है 58 क्लास 58 सेट कराने का आपसे वादा किया है। हर एक सेट को कराऊंगा लल्ला। तो देर ना करते हुए एक बार वीडियो को दमदारी के साथ शेयर कर दीजिए अपने हर साथी, हर दोस्त, हर सगे संबंधी, इत्र मित्र, भाई बहन, अनुज अग्रज सबको बता दीजिए कि आ गई है हिंदी की अमोघ अस्त्र सीरीज की सेट नंबर 13 आ चुका है। आइए देर ना करते हुए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं और एक एक प्रश्न को बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हुए चलते हैं लल्ला। तो एक बार देर ना करते हुए आप दमदारी के साथ धुआंधार तरीके से वीडियो को शेयर कर दीजिए भैया। चलो हम लोग चलते हैं प्रश्न की तरफ, लगाते हैं आपके कंधे पे स्टार। बने रहिए हमारे साथ मेरे दोस्त, छोड़ के ना जाना, बीच रास्ते में छोड़ के जाना मेरे भाई। जितने भी लोग लाइव हो पूरा का पूरा साथ निभाना। पहला प्रश्न देखिएगा भैया, पहला प्रश्न देखिएगा भैया, इनमें से क्या लिखा गया है, इनमें से कौन सा वाक्य आपको बताना है, इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। आपको जवाब देना है कि कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। मोहन सोता है, राम खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है, सीता गाती है। तो आपको बताना है कि अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है लल्ला। आपको वही बताना है जो अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। सबसे पहले आप ये जानो लल्ला, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। कर्म के आधार पे मेरे दोस्त क्रिया के 2 प्रकार होते हैं। एक सकर्मक क्रिया होती है और दूसरा लल्ला क्या होता है मेरे भैया, अकर्मक क्रिया होती है। एक सकर्मक क्रिया होती है और एक अकर्मक क्रिया होती है। ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म आता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म नहीं आता है लल्ला, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यदि हिंदी में कहीं सा आ जाए तो सा उपसर्ग आ जाए तो इसका मतलब लल्ला सदैव साथ होता है, और आ जाए तो इसका मतलब सदैव मेरे भाई नहीं होता है। जो कर्म के साथ आए सकर्मक, जो कर्म के साथ ना आए वो क्या है लल्ला, अकर्मक है। और लल्ला सकर्मक क्रिया भी कितने प्रकार की होती है मेरे दोस्त, 2 प्रकार की होती है। एक कर्मक क्रिया होती है, क्या होती है लल्ला, एक कर्मक क्रिया होती है और एक द्विकर्मक क्रिया होती है। इसी द्विकर्मक क्रिया को भैया बहुकर्मक क्रिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है भैया, कर्म के आधार पे क्रिया के कितने प्रकार हैं दोस्त, 2 प्रकार हैं। और प्रयोग व रचना के आधार पे अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे भाई, प्रयोग व रचना के आधार पे क्रिया के कितने प्रकार हैं, तो लल्ला आप जवाब दोगे प्रयोग व रचना के आधार पे क्रिया के 8 प्रकार हैं। कहो तो 8 प्रकार बता दे, या तुम कमेंट बॉक्स में बता दो, या हम तुम्हें बता दें। बताओ तुम क्या चाहते हो। चलो देख लो लल्ला, पहले नंबर पे जो आता है आपका वो क्या आती है लल्ला, सामान्य क्रिया आती है। और दूसरे नंबर पे जो आती है आपकी मेरे भाई वो क्या आती है, संयुक्त क्रिया आती है। तीसरे नंबर पे जो आपकी आती है मेरे भाई वो क्या आती है,
पूर्वकालिक क्रिया आती है। और चौथे नंबर पे जो आपका आता है लल्ला वो क्या आता है मेरे भाई, पेड़ार्थक क्रिया आती है। क्या आती है लल्ला, पेड़ार्थक क्रिया आती है। 1 2 3 4 आप जान चुके हो। पांचवें नंबर पे आपका जो आता है मेरे दोस्त कृदंत क्रिया आता है। और छठवें नंबर पे जो आपका आता है मेरे दोस्त नाम धातु क्रिया आता है, नाम धातु क्रिया आता है। और सातवें नंबर पे जो आता है मेरे भाई वो आपका सजातीय क्रिया आता है। और आठवें नंबर पे जो आता है लल्ला तुम ही बता दो क्या आता है, आपका जो आता है वो क्या आता है मेरे भाई, सहायक क्रिया आता है। आपको पता चला प्रयोग व संरचना के आधार पे क्रिया के 8 प्रकार हैं और कर्म के आधार पे क्रिया के 2 प्रकार हैं, सकर्मक और अकर्मक। और सकर्मक के भी 2 प्रकार हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। आपको बताना है इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो राम क्रिकेट खेलता है, राम यहां पे लल्ला करता है। खेलना अपने आप में क्या है भैया, क्रिया है। और क्रिकेट अपने आप में क्या है लल्ला, कर्म है। और आपको वही जवाब देना है इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो आपका कौन सा जवाब सही होगा, पहले का सी इज द राइट आंसर। ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है लल्ला, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है भैया। और बाकी सब में देखो कहां कर्म लिखा गया है, मोहन सोता है, मोहन करता है, सोना क्रिया है मेरे भाई, राम करता है, खेलना क्रिया है मेरे लल्ला, क्या है भैया, क्रिया है, सीता गाती है, सीता करता है, और गाना क्या है लल्ला, क्रिया है। एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दूंगा मेरे दोस्त। आपके एग्जाम में आने वाला यूपीएसआई को हम लोग धुआंधार तरीके से सॉल्व करेंगे, धज्जियां उड़ा देंगे यूपीएसआई के पेपर की। हिंदी की औकात नहीं है, एग्जामिनर की हिम्मत नहीं होगी कि इससे बाहर प्रश्न पूछेगा। लेकिन अभी नहीं लल्ला, अभी तो हम तुम्हारे लिए न जाने कितनी मैराथन क्लासें लाएंगे, न जाने कितना बेहतरीन क्वेश्चन लाएंगे, वो आप देखेंगे। अभी तो शुरुआत हुई है हमारी तुम्हारी। चलो लल्ला अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बता दो अपने हर दोस्त को, बता दो अपने हर साथी को, रोजाना नहीं अब केवल रविवार को आने वाली क्लास, रात को 8 बजे आने वाली क्लास आ चुकी है भैया। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है लल्ला, इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है, व्योमकेश दरवेश, अनामदास का पोथा। लल्ला ये व्योमकेश दरवेश जो है और अनामदास का पोथा जो है ये लल्ला विश्वनाथ त्रिपाठी जी की है। किसका है लल्ला, विश्वनाथ त्रिपाठी जी का है। यहां देखिएगा लल्ला किसका है, विश्वनाथ त्रिपाठी जी की रचना है। इसी पे इनको व्योमकेश दरवेश पे, इन्हीं पे इनको व्यास सम्मान से सन 2013 में लल्ला, कब लल्ला, 2013 में व्यास पुरस्कार, व्यास सम्मान इनको प्राप्त हुआ है व्योमकेश दरवेश पे। और किसका है लल्ला, विश्वनाथ त्रिपाठी का है। और ये अनामदास का पोथा लल्ला ये भी किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है लल्ला, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और ये कामायनी किसकी रचना है लल्ला, ये कामायनी आप भी जानते हो जयशंकर प्रसाद जी की है, आंसू लहर झरना कामायनी। और अगला मधुशाला मधुमाला, ये मधुशाला और मधुबाला ये किसकी रचना है लल्ला, हरिवंश राय बच्चन जी की है। किसकी रचना है लल्ला, हरिवंश राय बच्चन जी की है। तो इसका कौन सा जवाब सही है, ए इज द राइट आंसर है। इसी पे इनको व्यास सम्मान मिला है। और वो सन कौन सा था लल्ला, 2013। और किसको, विश्वनाथ त्रिपाठी जी को मिला है लल्ला। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द उदय का विलोम है। लल्ला अब विलोम बताना है आपको। आप जानते हो कि उदय का विलोम क्या होता है लल्ला, उदय का विलोम जो होता है वो क्या होता है लल्ला, अस्त होता है। और परोक्ष का विलोम क्या होता है लल्ला, प्रत्यक्ष होता है। और प्रत्यक्ष में कौन सी संधि होती है लल्ला, प्रतिधन, अच्छ तो नहीं, ये अच्छी में हो जाता है, संधि का विशेष नियम है लल्ला। और अप्रकट का विलोम क्या होता है लल्ला, प्रकट होता है। और डूबना, डूब जो लिखा गया है समझ लो डूबना, डूबना का विलोम क्या होता है लल्ला, उगना। तो कौन सा जवाब सही है लल्ला, आप बता दोगे, तुरंत बता दोगे। उदय का विलोम क्या होता है भैया, अस्त होता है मेरे दोस्त। चलो लल्ला एक बार वीडियो को दमदारी के साथ शेयर कर दो और एक एक प्रश्न का जवाब आप मुझे देते रहिए भैया, बताते रहिए कौन सा जवाब सही होगा। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 4 आपसे क्या कह रहा है
कि उदय प्रकाश इनमें से किस विधा के चर्चित लेखक हैं? कहानी के हैं कि निबंधकार के हैं कि नाटककार के हैं कि महाकाव्य के हैं? तो लल्ला आपको बता दें, ये जो उदय प्रकाश जी हैं ये किस विधा के चर्चित लेखक हैं? तो लल्ला ये कहानी के चर्चित लेखक हैं भैया। किसके चर्चित लेखक हैं? कहानी के चर्चित लेखक हैं। लेकिन अगले प्रश्न का जवाब आप मुझे देने वाले हो, मैं आपको कुछ भी नहीं बताने वाला हूं। चलो बता दो मेरे भाई, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? देखो लल्ला, सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा आपसे पूछी जा रही है। क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या सर्वनाम कहलाते हैं? कदापि नहीं कहलाते हैं। तुम पढ़ के आए हो लल्ला, संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं भैया? सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसा कुछ यहां दिखा नहीं। विशेषण के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द कदापि सर्वनाम नहीं कहलाते हैं लल्ला। संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं भैया? सर्वनाम कहलाते हैं। कौन सा जवाब सही है आपका? तीसरा ऑप्शन सही है मेरे दोस्त। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या सॉरी बच्चों, प्रश्न संख्या 6 देखिएगा। इनमें से 16 मात्रा वाला छंद कौन सा है? चौपाई है, घनाक्षरी है, दोहा है और रुला है। तो लल्ला 16 मात्राओं वाला छंद जो आपका है वो क्या है मेरे दोस्त? चौपाई है। कौन सा जवाब सही है लल्ला? तो ए इज द राइट आंसर। मेरे दोस्त एक बार वीडियो को दमदारी के साथ शेयर कर दो, सेशन को लाइक कर दो और चैनल पे अगर नए हो तो लल्ला चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बता दो अपने हर दोस्त को, बता दो अपने हर साथी को। आ गई है रोजाना रात को जो 8-9 बजे वाली क्लास थी, अब नहीं आती है। अब सिर्फ और सिर्फ रात को 8 बजे आती है। कब आती है? रविवार को आती है। आ जाओ लल्ला। इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? आपको जवाब देना है। इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है भैया? ता था दाधा ना, ये ता वर्ग है, और ता था दाधा ना, ता था और दा और धा और ना, इन पांचों का उच्चारण स्थान जो है लल्ला वो क्या है लल्ला? दंत है। और इस गा का खा गाघा अंगा का उच्चारण स्थान लल्ला क्या है लल्ला? क्या है लल्ला? आप बताओ लल्ला क्या है? आपको बताना है लल्ला क्या है? कंठ है। और पा का उच्चारण स्थान क्या है लल्ला? पा का उच्चारण स्थान क्या है लल्ला? ओष्ठ है। अर्थात पाफा बाभा मा का उच्चारण स्थान क्या है लल्ला? ओठ है, ओष्ठ है। और चा का उच्चारण स्थान क्या है भैया? कंठ के बाद का तालु आता है, कावर के बाद चा वर्ग आता है, तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है लल्ला? तालव्य है। अर्थात चाछा जाझा इया का उच्चारण स्थान क्या है लल्ला? तालव्य है। तो आपका जवाब कौन सा सही होगा? बी इज द राइट आंसर। कंठ ही तो बताना था मेरे दोस्त। अगला देखिएगा, शब्दों की आवृत्ति इनमें से किस अलंकार में होती है? लल्ला आपको बताना है शब्दों की आवृत्ति इसमें से किस अलंकार में होती है? यमक अलंकार। यमक का शाब्दिक अर्थ होता है लल्ला जुड़वा होता है। क्या होता है भैया? जुड़वा होता है। और वक्रोक्ति ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है लल्ला। वक्रधन उक्ति। वक्र का मतलब भैया होता है टेढ़ा और उक्ति का मतलब क्या होता है भैया? कथन। और अनुप्रास और श्लेष। यमक जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है भैया? यमक अलंकार होता है लल्ला। वहां पे यमक अलंकार होता है। जैसे कहा जाए काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे घटा घटा शब्द 2 बार आया है। एक बार काली घटा मतलब एक बार बादल से लिया गया है और एक बार कम होने से लिया गया है। और 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है, मतलब 3 बेर। एक बार इस बेर का मतलब बेर नामक फल से है और एक बार इस बेर का मतलब टाइम समय जून खाने की वेला से लिया गया है लल्ला। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है लल्ला? यमक अलंकार है। जैसे और भी एग्जाम्पल आपको बताएं, नजर को नजर की नजर से न देखो, नजर को नजर की नजर से न देखो, नजर को नजर की नजर लग जाएगी, नजर को नजर की नजर लग जाएगी तो नजर ही नजर को नजर नहीं आएगी। कौन सा अलंकार है लल्ला? यमक अलंकार है। और वक्रोक्ति अलंकार में वक्र धन उक्ति, वक्र का मतलब टेढ़ा, उक्ति का मतलब कथन। जब वक्ता द्वारा कहे गए कथन को श्रोता जानबूझकर टेढ़ा समझ लेता है वहां पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे कहा जाता है को तुम, अंदर घर में राधा जी हैं और बाहर भगवान श्री कृष्ण जी आते हैं, दरवाजे को खटखटाते हैं, अंदर से आवाज आती है
को तुम बाहर से आवाज जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अहम घनश्याम, तो राधा जी समझती हैं घनश्याम का मतलब काला बादल, तो राधा जी अंदर से कहती हैं तो बरसों कित जाए, तो जाइए कहीं बरसिए, यहां क्या कर रहे हैं। तो लल्ला वहां पे कौन सा अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार में जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, वहां पे कौन सा अलंकार होता है लल्ला, अनुप्रास अलंकार होता है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदपुर चौराहे पे चांदी के चम्मच से चटनी चटाया था, चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, कौन सा अलंकार होगा लल्ला, अनुप्रास अलंकार होगा। तरन तंजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तावड़ की आवृत्ति बार बार हुई है लल्ला, कौन सा अलंकार होगा लल्ला, अनुप्रास अलंकार होगा। रघुपति राघव राजा राम, रावड़ की आवृत्ति बार बार हुई है लल्ला, कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। और श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है मेरे भाई, श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ। जहां पर किसी काव्य में कोई शब्द एक बार आए लेकिन प्रसंगानुसार उसके अर्थ कई हों, तो वहां पर अलग अलग अर्थ हों, तो वहां पे श्लेष अलंकार होता है। जैसे कहा जाता है सुवर्ण को खोजत फिरत कवि कामी अरुचोर। सुवर्ण का मतलब एक बार कवि के संदर्भ में सुंदर वर्ड से लिया गया है, कामी के संदर्भ में सुंदर स्त्री से लिया गया है, और चोर के संदर्भ में गहना से लिया गया है। तो लल्ला आपको तो कुछ नहीं, आपको तो बताना था कि शब्दों की आवृत्ति इसमें से किस अलंकार में होती है। तो लल्ला आप तो जानते ही हो कहां होती है, यमक अलंकार में होती है। यमक का शाब्दिक अर्थ जुड़वा होता है लल्ला। यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, ये चारों के चारों लल्ला आपको हम बता दें, ये चारों के चारों आपके कैसे अलंकार है लल्ला, शब्दालंकार है मेरे दोस्त। कैसे अलंकार है, शब्दालंकार है। अलंकार आपके तीन प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। जब काव्य की शोभा शब्द के माध्यम से बढ़ाई जाती है तो वहां पे शब्दालंकार, जब काव्य की शोभा अर्थ के माध्यम से बढ़ाई जाए तो वहां पे अर्धालंकार, जब काव्य की शोभा शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से बढ़ाई जाए तो वहां पे लल्ला उभयालंकार होता है। चलो चलो ले चले तुम्हें प्रश्न संख्या 9 की तरफ। कर दो एक बार वीडियो को दमदारी के साथ शेयर लल्ला। देखो ये बहुत खूबसूरत, शानदार, जबरदस्त, जानदार सा प्रश्न आया है। कितने आसान आसान प्रश्न आए हैं। आसान आपको इसलिए लग रहे हैं क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है, हर चीज से आपको रूबरू कराया है। देखिए लल्ला क्या लिखा गया है, यथा संभव में इनमें कौन सा समास है, आपको जवाब देना है। यथा संभव में कौन सा समास है लल्ला, क्या कर्मधारय समास होगा लल्ला। आप जानते हो कर्मधारय समास में क्या आता है जो आता है। ये पहला तरीका है समास विग्रह करते समय, है और जो आता है। और दूसरा तरीका बता दे तुमको लल्ला, तो कर्मधारय समास कहता है इसका द्वितीय पद क्या होता है लल्ला, संज्ञा होता है, और प्रथम पद क्या होता है लल्ला, विशेषण होता है। लेकिन विशेषण के तो कई प्रकार हैं, हम तो 4 और 5 प्रकार बताते हैं। तो इसमें लल्ला संख्यावाची विशेषण को छोड़कर बाकी जितने प्रकार आते हैं वो कर्मधारय में आते हैं लल्ला। जैसे नीलांबर, नीला है जो अंबर, ना लल्ला, महापुरुष, महान है जो पुरुष, वो सब कर्मधारय हो जाएगा। और तत्पुरुष में लल्ला ये द्वितीय पद प्रधान समास होता है मेरे दोस्त। क्या होता है भैया, ये द्वितीय पद प्रधान समास होता है। इसमें लल्ला दोनों पदों के मध्य कारक विभक्ति का लोप होता है। क्या होता है लल्ला, लोप होता है। और इसके भेद में इसको कारक के आधार पर इसको 6 भेद पढ़े जाते हैं, 6 प्रकार पढ़े जाते हैं। लेकिन कर्ता और संबोधन को छोड़ दिया जाता है। 8 कारक 8 है, 8 में कर्ता संबोधन को छोड़ोगे तो 6 बचेंगे। वही 6 प्रकार हम तत्पुरुष के अंतर्गत पढ़ते हैं। और बहुब्रीहि समास की मास्टर ट्रिक जो है लल्ला, वो क्या कहती है लल्ला, पर्यायवाची शब्द पाओ, बहुब्रीहि समास बताओ। अर्थात इसमें दोनों पद लल्ला अप्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं। जो इनके अर्थ होते हैं वो किसी तीसरे की तरफ संकेत करते हैं। अर्थात योगरूढ़ शब्द का सारा एग्जाम्पल बहुब्रीहि समास होता है। जैसे श्वेतांबर, श्वेत है जिसका अंबर, अर्थात कौन, सरस्वती मैया। त्रिनेत्र, 3 है जिनके नेत्र, अर्थात कौन, शंकर भगवान। दशानन, 10 है जिसके आनन, अर्थात कौन, रावण। गजानन, गज के समान है जिसका आनन, अर्थात कौन, गणेश भगवान। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात कौन, गणेश भगवान। चक्रपाण, चक्र है जिसके पाण में, अर्थात कौन, दे दो तुम उसका जवाब कौन लल्ला। तो आप जान गए वो बहुब्रीहि समास है। और अब बचता क्या है लल्ला, जिसका प्रथम पद उपसर्ग हो और द्वितीय पद संज्ञा हो, या समस्त पद अव्यय का भाव देता हो, या प्रथम पद आपका संज्ञा हो, द्वितीय पद प्रत्यय हो, तो वहां पे कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास। डी इज द राइट आंसर। चलो भैया अगला प्रश्न देखिएगा,
प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? आपको जवाब देना है लल्ला। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो लल्ला ये जो आपका पहले नंबर पे उत्क्षिप्त लिखा गया है, इसका एक दूसरा नाम द्विगुण व्यंजन है। क्या है लल्ला? द्विगुण व्यंजन है। और एक इसका तीसरा नाम जो है वो फेंका हुआ चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। फेंका हुआ चिन्ह के भी नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत दो वर्ड आते हैं लल्ला, एक डा से डलिया और ढा से ढक्कन आता है। तो आपको पता चला उत्क्षिप्त वर्णों की संख्या कितनी है भैया? 2 है। और पार्श्विक वर्ण अभी आपको हम बता देंगे लल्ला उत्क्षिप्त क्यों कहा जाता है, फेंका हुआ चिन्ह क्यों कहा जाता है, इसी को ताड़न जात क्यों बोला जाता है, ताड़न जात क्यों बोला जाता है? इसको लल्ला इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब हम डा और ढा का उच्चारण करते हैं तो हमें अपनी जीवा को आगे की तरफ फेंकना पड़ता है। और ये पार्श्विक क्या है? पार्श्विक लल्ला देखो पार्श्वधन इक से मिलके बना है लल्ला। किससे मिलके बना है भैया? पार्श्वधन इक से मिलके बना है। पार्श्व का मतलब होता है किनारा। जब हम ला वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा मूर्धा के पास चली जाती है और जीभ के दोनों किनारों से लल्ला हवा निकलती है, इसीलिए इनको पार्श्विक वर्ण कहा जाता है। और पार्श्विक वर्ण में लल्ला कौन सा आता है? ला आता है। बोल के देखो ला। देखो आपकी जीवा मूर्धा के पास जा रही है और जीभ के दोनों किनारे से हवा निकल रही है कि नहीं निकल रही है? देख लो भाई, बोल के देख लो एक बार, बोल दो एक बार। अब देखो अगला आपका लिखा गया भैया प्रकंपित या लुंठित के नाम से इसी रा को कहा जाता है। रा को प्रकंपित या लुंठित वर्ण कहा जाता है क्योंकि जब हम रा का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा रगड़ खाती है अर्थात घर्षण करती है भैया, इसीलिए इसको प्रकंपित कहा जाता है। और ये जो संघर्षहीन लिखा गया है लल्ला, या और वा को अर्धस्वर या संघर्षहीन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछा है प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, तो आप जवाब दोगे लल्ला क्या है? पार्श्विक है। चलें अगले प्रश्न की तरफ चलें भैया, आपकी इजाजत है? चलो ले चले तुम्हें प्रश्न संख्या 11 की तरफ। एक एक प्रश्नों का ऐसा पोस्टमार्टम किया जाएगा कि दोबारा प्रश्न आने से पहले सोच के आएगा। इनमें से घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक कौन है? आप जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो लल्ला। राहुल सांकृत्यायन को आप जानते हो कि घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक हैं। इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है भैया। देखिए अब अनुच्छेद पढ़ के भैया जवाब देना है। वो देखो भैया ये आ गया है, अनुच्छेद पढ़ के दिए गए सवालों के सही जवाब चुनिए। बिल्कुल नहीं घबराना है, वीडियो को स्किप करके नहीं जाना है लल्ला, बने रहो मेरे साथ, क्योंकि ये सिर्फ 40 क्वेश्चन वाली क्लास नहीं है। ये आपको सिखाती है हिंदी क्या होती है, हिंदी का ये पोस्टमार्टम करके बताती है, एक एक चीज आपको ये क्लास सिखाती है। ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बने रहिए मेरे साथ, स्किप करके जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये देखो क्या लिखा गया है, निकम्मे रहकर मनुष्यों की चिंतन शक्ति थक गई है, बिस्तरों और आसनों पर सोते सोते मन के घोड़े हर गए हैं, सारा जीवन रस निचुड़ चुका है, स्वप्न पुराने हो चुके हैं, आजकल कविता में नयापन नहीं है, उसमें पुराने जमाने की पुनरावृत्ति मात्र है, जिस नकल में असल की पवित्रता का अभाव है। अब तो एक नए प्रकार का कला कौशलपूर्ण संगीत साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है। यदि वह न प्रचलित हुआ तो मशीनों के पहियों के नीचे दबकर हमें मरा समझिए। यह नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा, उन मजदूरों के कंठ से यह नई कविता निकलेगी जो अपने जीवन आनंद के साथ खेत के मेड़ों का, कपड़ों के धागों का, जूते के टाकों का, लकड़ी के रंगों का भेदभाव दूर करेंगे। नंगे सर और पांव धूल से पिटे हुए और कीचड़ से रंगे हुए बेजुबान कवि जब जंगल में लकड़ी काटेंगे तब लकड़ी काटने के बाद इनके असभ्य स्वरों में मिश्रित होकर वायुयान पर चढ़ दसों दिशाओं में ऐसा अद्भुत मान करेगा कि भविष्य के कलावंतों के लिए यही ध्रुपद और मल्हार का काम देगा। काला रूपी धर्म की तभी वृद्धि होगी, तभी नए कवि पैदा होंगे, तभी नए औलिया का उद्भव होगा, परंतु ये सब के सब मजदूरी के दूध से पलेंगे। शुद्धाचरण, सभ्यता और कविता आदि के फूल इन्हीं ऋषियों के उद्यान में प्रफुल्लित होंगे। लल्ला चलो आओ हम लोग जवाब देते हैं। उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार कविता में नवीन विषयों के अभाव का मुख्य कारण क्या है? मनुष्य का सारा जीवन रस निचुड़ चुका है, स्वप्न पुराने हो चुके हैं, पहला ऑप्शन है।
श्रमहीनता की स्थिति से मनुष्य की चिंतन शक्ति छीड़ कर दी गई है। मनुष्य ने नवीन विषयों पर विचार करना बंद कर दिया है। मनुष्य के नवीन कल्पनाएं करनी बंद कर दी है। श्रमहीनता की स्थिति से मनुष्य की चिंतन शक्ति क्या कर दी गई है लल्ला? छीड़ कर दी गई है। कौन सा जवाब सही है भैया? बी इज द राइट आंसर। आप अनुच्छेद को पढ़ोगे तो जवाब वहीं से आएगा लल्ला। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार यदि संगीत नवीन साहित्य संसार में प्रचलित नहीं हुआ तो मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वह नवीन कला कौशलपूर्ण संगीत से वंचित रह जाएगा। वह भौतिकता से आधिक्य के कारण भी भावहीन होगा। वह भविष्य में कभी साहित्य प्रगति ना कर पाएगा। वह मशीनों का गुलाम बनकर रह जाएगा। बिल्कुल लल्ला, डी इज द राइट आंसर। वह मशीनों का गुलाम बनकर रह जाएगा लल्ला। अगले प्रश्न का जवाब देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मनुष्य की चिंतन शक्ति क्यों थक गई है? बहुत ज्यादा सोचकर, निकम्मे रहकर, अत्यधिक कार्य करके, इनमें से कोई नहीं लल्ला, निकम्मे रहकर। बी इज द राइट आंसर। चलो लल्ला, अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है ये प्रश्न? क्या है इसमें? देखो, बड़ा आसान सा प्रश्न है भैया। ऐसा कुछ बचा ही नहीं है जो हम तुमको ना पढ़ाए हो। इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ये देखो, यूपीएसआई 2021 का पेपर है। धुआं धुआं नहीं कर दोगे तुम मुझसे पढ़ने के बाद, ये धुआं धुआं हो जाएगा, गर्दा हो जाएगा। देखो, हमने आपको वर्तनी वाली जो क्लास ली है लल्ला, वहां से एक भी क्वेश्चन, जितने भी हमने क्लास आपको मॉक जो हमने करवाए हैं, प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं आपके, देखो वहां से एक को बाहर थोड़ी आ रहा है, सब वहीं से आ रहा है। देखिए, ज्योत्सना अपने आप में भैया वर्तनी की दृष्टिकोण से शुद्ध है, और संतुष्ट लिखा गया है, ये भी वर्तनी की दृष्टिकोण से शुद्ध है। शूर्पणखा लिखा गया है, ये भी वर्तनी की दृष्टिकोण से शुद्ध है। और आपको अशुद्ध का जवाब देना है तो डी इज द राइट आंसर। पृष्ठभूमि नहीं, पृष्ठभूमि होता है। ये टा की जगह पे क्या होगा लल्ला? ठा होगा। चलो भैया, अगला प्रश्न देख लो लल्ला। प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? लल्ला, जनवाष्ट, धूरी, नाक। नाक अपने आप में लल्ला क्या है? तद्भव है। नाक का तत्सम क्या होता है लल्ला? नासिका होता है। और जंबुल अपने आप में कैसा शब्द है लल्ला? तत्सम शब्द है। जबकि इसका जो तद्भव होता है वो क्या होता है लल्ला? जामुन होता है। यही तो बताना है लल्ला आपको। तत्सम है, तत्सम कौन सा है? जंबुल है। डी इज द राइट आंसर। तत्सम किसे कहते हैं जानते हो? तत् धन सम, तत् मतलब उसके, सम मतलब समान। किसके? मूल भाषा अथवा संस्कृत भाषा के समान वाले शब्दों को ही तत्सम कहते हैं। वे शब्द जो संस्कृत के हैं और जो कहते हैं हिंदी में उतार दिए जाते हैं शब्दों को हम क्या कहते हैं लल्ला? तत्सम कहते हैं। चलो, अगला प्रश्न देख लो भैया। प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का विलोम है? आपको लल्ला जवाब देना है कि अग्नि का विलोम कौन सा है। क्या वायु है? क्या घृत है? क्या तेल है? क्या जल है? तो लल्ला, आप भी जानते हो कि आग का विलोम पानी होता है, तो अग्नि का विलोम क्या हो जाएगा लल्ला? जल हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। चलो भैया, एक बार लल्ला वीडियो को दमदारी के साथ शेयर कर दो, बता दो अपने हर साथी को, बता दो अपने हर दोस्त को कि अब आएगी रात को 9 बजे क्लास। नहीं सरस्वाई लल्ला, 8 बजे अब आएगी रात को आपकी क्लास, और केवल संडे को होगी हमारी और तुम्हारी मुलाकात। तो आ जाओ लल्ला। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? क्या सर्वनाम कहते हैं? क्या कारक कहते हैं? क्या विशेष कहते हैं? क्या सर्वनामी की विशेषण कहते हैं? लल्ला, सर्वनाम नहीं कहते हैं। संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं लल्ला? सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम की मूल संख्या कितनी है? 11 है। मैं, तू, आप, यावा, जो, सो, कौन, क्या, कुछ, कोई, यही 11 सर्वनाम हुई। और सर्वनाम के भेद या प्रकार आपसे पूछे जाएंगे, तब क्या आप जवाब दोगे लल्ला? तब आप बताओ कितना। इसका जवाब तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ लल्ला। बताओगे कि नहीं बताओगे? इसका तुम बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में। और कारक तो आप जानते हो, ये तो जोड़ने का काम करते हैं। वाक्य को क्या करने का काम करते हैं लल्ला? जोड़ने का काम करते हैं। ये तो होगा नहीं। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें लल्ला क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। देखिए, जैसे लिखा गया है कि ज्यादा सुंदर बगीचा। क्या लिखा गया है मेरे दोस्त? ज्यादा सुंदर बगीचा लिखा गया है। अब आपको बताना इसमें विशेष कौन है। ये देखिए, सुंदर अपने आप में क्या है लल्ला? विशेषण है। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण। और ज्यादा क्या है लल्ला? प्रविशेषण है, क्योंकि सुंदर से पहले आके विशेषता बता रहा है कि कितना सुंदर है, ज्यादा सुंदर है। और बगीचा अपने आप में संज्ञा है, और जो वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम पद होते हैं उन्हें विशेष कहा जाता है। तो यही संज्ञा क्या है लल्ला? यही अपने आप में यहाँ क्या बन गई है? विशेष बन गई है। कौन सा जवाब सही है? सी इज द राइट आंसर। चलो लल्ला, अगला प्रश्न देख लो भैया। 19 देखिए क्या कह रहा है। इनमें से किस साप्ताहिक
का संपादन महात्मा गांधी ने किया है? लल्ला बता दें इसमें से किस साप्ताहिक का संपादन महात्मा गांधी जी ने किया है? तो हिंदी नवजीवनी का संपादक महात्मा गांधी जी ने सन 1921 ईस्वी में किया है। लल्ला कब किया है? 1921 में। अगला प्रश्न देख लो भैया क्या कह रहा है, जरा देखो भाई इसको क्या कह रहा है, इसको भी देख लो। इनमें से कौन सा शब्द वीरांगना का पुल्लिंग है? आपको जवाब देना है कि कौन सा शब्द वीरांगना का पुल्लिंग है। वीरता है या वीरांगना है? वीरांगना तो होगा नहीं लल्ला ना, क्योंकि वही चीज तो आपसे पूछा है और उसका पुल्लिंग बनाना है, तो क्या होगा लल्ला? वीर होगा, और वीरता भी नहीं होगा। इनमें से कोई भी नहीं होगा। कौन सा जवाब सही है? सी इज द राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं भैया। 21 देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया है? 15 वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया है। कितने वर्षों तक भैया? 15 वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? ए लल्ला आपको बताना है कि क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। तो पहले तो ये जान लो कि क्रमवाचक आखिर होता क्या है मेरे दोस्त। अब आप जानते हो कि लल्ला विशेषण के कितने प्रकार हैं भैया? बताओ मेरे दोस्त, विशेषण के कितने प्रकार हैं? बता दो यार। विशेषण के लल्ला 4 भी प्रकार हैं, और कितने प्रकार हैं? 5 भी प्रकार हैं। हिंदी में आप बताओगे 4 ऐसे आमतौर पे पूछा जाएगा। एनसीईआरटी के अनुसार पे कितने प्रकार हैं मेरे दोस्त? 5 प्रकार हैं भैया। कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। और इस 4 में जो होता है, पहला आपका क्या होता है भैया? गुणवाचक होता है। दूसरा आपका क्या होता है लल्ला? संख्यावाची होता है। क्या होता है? संख्यावाची। तीसरा आपका क्या होता है भैया? परिणामवाची होता है। परिमाण लल्ला, परिणाम नहीं परिमाण होता है। पूरा चला गया यार, आओ फिर से लिख देते हैं ना लल्ला। चलो कोई बात नहीं। पहला आपका क्या होता है मेरे दोस्त? गुणवाचक होता है। और दूसरा आपका क्या होता है मेरे भाई? संख्यावाची होता है। और तीसरा आपका क्या होता है लल्ला? परिमाणवाचक होता है। क्या होता है लल्ला? परिमाणवाचक होता है। और चौथा आपका क्या होता है भैया? सार्वनामिक विशेषण होता है। कौन सा होता है लल्ला? सार्वनामिक विशेषण होता है। अब यहां से ध्यान से देखिएगा लल्ला, ये संख्यावाची विशेषण के भी कितने प्रकार हैं भैया? 2 प्रकार हैं। एक निश्चित संख्यावाची, और अगला क्या आता है लल्ला? अनिश्चित संख्यावाची। और भैया इन निश्चित संख्यावाची विशेषण के भी कितने प्रकार हैं भैया? निश्चित संख्यावाची विशेषण के भी 5 प्रकार हैं। एक आपका होता है गणनावाचक, दूसरा आपका होता है क्या भैया? क्रमवाचक, तीसरा आपका होता है क्या भैया? आवृत्तिवाचक, और तीसरा आपका क्या होता है लल्ला? आवृत्तिवाचक होता है। और चौथा आपका क्या होता है लल्ला? समुदायवाचक होता है। और पांचवा आपका क्या होता है भैया? प्रत्येक बोधक होता है। क्या होता है लल्ला? प्रत्येक बोधक होता है। तो ये जो 3 लिखा गया है, 1 2 3 आपका किस में आएगा? गणनावाचक में आएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आपका क्रमवाचक में आएगा। और 4 गुना, 5 गुना, 2 गुना, 3 गुना आपका आवृत्तिवाचक में आएगा। तो आपको बताना है क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अर्थात डी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत है? अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, पोस्टमार्टम कर दिया जा रहा है इन प्रश्नों का। अगला देखिएगा 23, इनमें से हिंदी की वह चर्चित रचना कौन सी है जिस पर लोकप्रिय टीवी सीरियल बना था? लल्ला आपको जवाब देना है। लोकप्रिय टीवी सीरियल किस पे बना था? किस रचना पे बना था? लल्ला आपको बता देना। तो ये 4 के चारों क्या है मेरे भैया? ये 4 के चारों क्या है लल्ला? उपन्यास हैं। ये परीक्षा गुरु जो है लाला श्रीनिवास दास जी का उपन्यास है। और ये गबन और गोदान आप जानते हैं मुंशी प्रेमचंद जी का है। किसका है लल्ला? प्रेमचंद जी का है। तो आप जानते हैं, लेकिन इसमें आपको बताना है कि इसमें से हिंदी की वह चर्चित रचना कौन सी है जिस पर लोकप्रिय टीवी सीरियल बना था? तो चंद्रकांता है। कौन सा है लल्ला? चंद्रकांता है। परीक्षा गुरु किसका है? लाला श्रीनिवास दास जी का है। और गबन और गोदान किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का है। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करें, है इजाजत आपकी? चलो ले चले तुम्हें प्रश्न संख्या 25 की तरफ। 25 क्या कह रहा है? एक एक बात को ध्यान से समझिएगा। जिस पर हमला ना किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? अनाक्रांत, आक्रामक, आक्रांता, अयोध्या। तो लल्ला जिस पर हमला ना किया गया हो वो सही जवाब आपका क्या होगा? अनाक्रांत होगा। कौन सा जवाब सही है? पहला जवाब सही है। अब अगले प्रश्न का जवाब आप दीजिएगा भैया। प्रश्न संख्या 26 क्या कह रहा है? देखिए क्या कह रहा है।
इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता है? लल्ला आपको बता दे मेरे दोस्त, वर्ण कितने प्रकार का होता है भैया? 2 प्रकार का होता है। और ये वर्ण क्या है? ध्वनि चिन्हों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार का होता है, एक स्वर होता है और दूसरा क्या होता है भैया? व्यंजन होता है। स्वर वे होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, जिन्हें उच्चारित करने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। जबकि व्यंजन वे होते हैं जो अस्वतंत्र होते हैं, जो विकलांग होते हैं, जिन्हें चलने के लिए बैसाखी की सहारा लेना पड़ती है। अर्थात व्यंजन वे होते हैं जो अस्वतंत्र होते हैं, जिन्हें बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है, उसे व्यंजन कहते हैं। इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं होगा लल्ला? स्वर के बिना। किसके बिना लल्ला? स्वर के बिना। अनुस्वार कौन सा है लल्ला? इसे अनुस्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है लल्ला? अनुस्वार कहा जाता है। उपसर्ग के बिना नहीं लल्ला, उपसर्ग तो अपने आप में एक शब्दांश है, शब्दों का एक छोटा सा हिस्सा है, शब्दों का एक छोटा सा टुकड़ा है। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पूर्व में लग के उसके अर्थ को क्या कर देते हैं लल्ला? बदल देते हैं। अगला विसर्ग लिखा गया है, तो विसर्ग का सिंबल तो ये है मेरे भाई। क्या है? ये है। तो कौन सा जवाब सही है? पहला जवाब सही है। चलो अगला प्रश्न क्या कह रहा है भैया? इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? आपको जवाब देना है लल्ला। कौन सा शब्द आपका तद्भव है? तो आपको बता दे लल्ला, ये अग्नि अपने आप में तत्सम शब्द है। अग्नि का तद्भव लल्ला क्या होता है? आग होता है। ये आश्चर्य अपने आप में तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होता है वो क्या होता है लल्ला? अचरज होता है। ये इलायची, यही तो आपका जवाब सही है लल्ला। इलायची अपने आप में क्या है लल्ला? तद्भव है। जबकि इसका जो तत्सम होता है वो क्या होता है लल्ला? एला होता है। ये उल्लास लिखा गया है और इसका जो होता है लल्ला क्या होता है? ये हुलास होता है। ठीक है भैया। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 28 देखिएगा। 28 क्या कह रहा है? इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? आपको बताना है कि किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। पहले तो ये बताओ लल्ला, आप जानते हो सर्वनाम के प्रकार कितने हैं? सर्वनाम के 6 प्रकार हैं लल्ला। पहले नंबर पे आपका आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या आता है लल्ला? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरे नंबर पे आपका आता है निश्चयवाचक सर्वनाम और तीसरे नंबर पे आपका क्या आता है लल्ला? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और चौथे नंबर पे आपका क्या आता है लल्ला? संबंधवाचक सर्वनाम। क्या आता है लल्ला? संबंधवाचक सर्वनाम। और 5वें नंबर पे आपका क्या आता है लल्ला? प्रश्नवाचक सर्वनाम। यही सर्वनाम आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत लल्ला 6 ककार आते हैं। क्या आते हैं लल्ला? 6 ककार आते हैं। ककार का मतलब वह होता है जिसकी शुरुआत का वर्ण से होती है, अर्थात कब, कहां, क्यों, कैसे, क्या और कौन आते हैं 6 ककार के अंतर्गत। और लल्ला आप देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, पुस्तक किससे मंगवाऊं? ये देखो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हो गया है लल्ला। तो कौन सा जवाब सही है? बी इज द राइट आंसर। कुछ काम किया करो। कुछ और कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है लल्ला, और निश्चयवाचक सर्वनाम में लल्ला यह और वह आता है। क्या आता है? यह और वह आता है। और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, आप जानते हो। उत्तम पुरुष होता है, फिर क्या होता है लल्ला? मध्यम पुरुष होता है, और फिर क्या होता है? अन्य पुरुष होता है। उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं और हम आता है। मध्यम पुरुष के अंतर्गत तू, तुम और आप आता है। अन्य पुरुष के अंतर्गत यह, वह, ये, वे और वो आते हैं। चलो अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। एक एक प्रश्नों का बकायदा बेहतरीन तरीके से पोस्टमार्टम किया जा रहा है। अगर आप मेरी क्लास के साथ शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे तो कहीं से कोई समस्या आपको आने वाली नहीं है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है लल्ला? आपको बताना है कमल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? पर्यायवाची का ही लल्ला दूसरा नाम समानार्थी है। ये देखो अनल लिखा गया है, ये आग का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? आग का। और लल्ला शब्दयुग में एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, एक जगह अनल और एक जगह अनिल लिखा जाता है, तो लल्ला इस अनल का मतलब आग होता है और इस अनल का मतलब क्या होता है भैया? वायु होता है। आप जानते हो कमल का पर्यायवाची क्या होगा लल्ला?
पंकज होगा। कमल का पर्यायवाची क्या है लल्ला? पंकज है। ये पुष्प तो आप जानते हो किसका पर्यायवाची है, फूल का है। तो कौन सा जवाब सही है भैया? डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लो भैया, प्रश्न संख्या 30 क्या कह रहा है? निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य एक वचन है? आपको लल्ला जवाब देना है। ये 4 ऑप्शन लिखे गए हैं, दे दो जवाब, खटाखट बता दो अपना उत्तर फटाफट, कौन सा जवाब सही है? अध्यापक गण यहां बैठे। देखो लल्ला, अध्यापक गण यहां बैठे, अगर अध्यापक ही अध्यापक होता तब तो आप एक समय के लिए कहते एक वचन, लेकिन गण लगा के बहुवचन बनाया जाता है, तो ये अपने आप में अध्यापक गण क्या है लल्ला? बहुवचन है। महात्मा बुद्ध महान थे, महान अपने आप में लल्ला बहुवचन होता है। प्राण भी अपने आप में लल्ला बहुवचन होता है, भय से उसके प्राण ही उड़ गए और महात्मा बुद्ध महान थे। ये तीनों की तीनों लल्ला क्या है? बहुवचन है। तो आज ये लल्ला सी वाला जो ऑप्शन लिखा गया है, कल बहुत वर्षा हुई थी, यही सी इज द राइट आंसर है। ठीक है लल्ला। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 31 देखिएगा। लगातार धुआंधार प्रश्नों की बरसात हो रही है और एक से एक जबरदस्त प्रश्न हम आपके लिए लेके आए। हम क्या लेके आए हैं लल्ला? ये यूपीएसआई प्रीवियस ईयर का पेपर है, पेपर तो अच्छा ही बनता है। देखो, यशोधरा, कैकेयी, उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों पर कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन है? प्रसाद है कि महादेवी वर्मा है कि सियाराम शरण गुप्त है कि मैत्री शरण गुप्त है? तो लल्ला सी इज द राइट आंसर, मैत्री शरण गुप्त है। जयशंकर प्रसाद नहीं है, ना महादेवी वर्मा है। आप जानते हो महादेवी रचना के कुछ नाम बता दो, महादेवी वर्मा की कुछ रचना का नाम बता दो। निहार, नीरजा, दीपशिखा, यामा रचना के नाम है, और प्रसाद जी के, जयशंकर प्रसाद जी की कुछ रचना का नाम बता दो लल्ला। कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। आंसू, लहर, झरना, ये सब किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। चलिए प्रश्न संख्या 32 देखिएगा। जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए एक शब्द आपको देना है लल्ला, बताना है लल्ला, दे दो जवाब खटाखट। जो किए गए उपकारों को मानता है लल्ला, उसको हम क्या बोलते हैं लल्ला? कृतज्ञ बोलते हैं। जो किए गए उपकारों को मानता है, और जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है उसे लल्ला क्या बोलते हैं? कृतज्ञ बोलते हैं। जो किए गए उपकारों को मांगता है उसे कृतज्ञ, और जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है उसे कृतज्ञ बोलते हैं भैया। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 33 क्या कह रहा है लल्ला? इनमें से कौन सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम है? तो आप इससे बहुत पहले परिचित हो लल्ला, ये बड़ा वीआईपी क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ये बाढ़ नहीं लल्ला, ये बाढ़ लिखा गया है, ये बाढ़ लिखा गया है, वर्तनी के दृष्टिकोण से गलत लिख दिया गया है। तो आपको जवाब देना है अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है? तो लल्ला अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्ट होता है, और बाढ़ का विलोम लल्ला क्या हो जाएगा? बता दो तुम खटाखट, सूखा हो जाएगा। और आर्द्र का विलोम क्या हो जाएगा लल्ला? शुष्क हो जाएगा। एक एक प्रश्नों का हम और तुम मिलकर करेंगे पोस्टमार्टम, ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जिसको धुआं धुआं नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा लल्ला 34 क्या कह रहा है? बहुत शानदार सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से हिंदी संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है? लल्ला आपको जवाब देना है कौन सा उपसर्ग और हिंदी और संस्कृत का है। तो बे उपसर्ग तो आप भी जानते हो लल्ला, ये उर्दू का उपसर्ग है, और परा ही उपसर्ग ऐसा है जो हिंदी और संस्कृत का है। कौन सा जवाब सही है? डी इज द राइट आंसर। एक बार वीडियो को लल्ला दमदारी के साथ शेयर कर दो। अगर क्लास बेहतर लग रही है तो कमेंट करके बता दो क्लास कैसी लग रही है। सेशन को लाइक कर दीजिए लल्ला। फिर मिलेंगे अगले रविवार को, आपको मिलेंगे बहुत धुआंधार तरीके से। अगला रविवार आएगा, इस रविवार के जाने के बाद अगला प्रश्न देखो लल्ला। पहले प्रश्न संख्या 35 देखिएगा क्या कह रहा है? निम्नलिखित शब्दों में सही शब्द कौन सा है? आपको जवाब देना है भैया, इसमें से सही शब्द कौन सा है? बहुत लाजवाब प्रश्न है भैया। देखो 4 ऑप्शन लिखा गया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा वही आपको बताना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है? दुग्धो जा वल्ले लिखा गया है, दुग्धो जल लिखा गया है। ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है लल्ला? ये डी इज द राइट आंसर है। कैसे राइट आंसर है? इसका पोस्टमार्टम कर दो, तोड़ दो इसको। सबसे पहले देखो यहाँ पे कौन सी संधि है? जहां पे आप जानते हो एक चुरकी अर्थात एक मात्रा पाई जाएगी, कौन संधि होगी? गुण संधि होगी। दुग्धोज्वल को जब आप तोड़ोगे लल्ला तो ये टूट जाएगा किसमें? दुग्धधन उज्ज्वल में टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा लल्ला? दुग्धधन उज्ज्वल में टूट जाएगा। यहां से मिलेगा आ और यहां से मिलेगा उ, आ और उ मिलके क्या बन जाएगा लल्ला? उ ओ बन जाएगा, और फिर हो जाएगा क्या आपका? दुग्धोजल। इसलिए डी इज द राइट आंसर। कौन सा जवाब सही है भैया? डी वाला जवाब आपका सही है। चलो अगला प्रश्न देख लो मेरे दोस्त 36 क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है भाई? ये तो बहुत आसान है भाई।
इनमें से कौन सा शब्द आनंद का अनेकार्थी शब्द है? आपको बताना है कि आनंद का अनेकार्थी क्या है। क्या कबूतर है क्या? नहीं। वस्त्र है क्या? नहीं। पानी है क्या? नहीं। ये तो तुम वैसे भी गलत काट दोगे यार। कौन सा सही है? इज द राइट आंसर। खुशी आनंद का क्या है? अनेकार्थी है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 37 देखिएगा, इनमें से 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? लल्ला बहुत लाजवाब प्रश्न है, तो आपको बताना है कौन है लल्ला? सरहपा है। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लो भाई क्या कह रहा है। रसव्रती इसमें से किसके जीवन पर केंद्रित है? राम के, कृष्ण के, कर्ण के, अर्जुन के? आप जानते हो रसमरथी किसके जीवन पर केंद्रित है लल्ला? तो आप जानते हो कर्ण के जीवन पर केंद्रित है। किसके जीवन पर केंद्रित है? कर्ण के जीवन पर केंद्रित है। ये बहुत बेहतरीन पुस्तक है, अगर समय मिले तो आप इसको जरूर पढ़िएगा। इसी की लाइन है कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखो आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, क्या दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि कोई बाधा हो तो दे दो, केवल 5 गांव रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पे अस न उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज के ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, डगमग डगमग दिग्गजोले भगवान कुपति होकर बोले। तो लल्ला ये उसी की लाइन है। ये रसमरथी जो है आपके 7 सर्गों में लिखी गई है। 7 सर्ग हैं और 7 सर्ग बहुत जबरदस्त हैं। कर्ण के ऊपर ये पूरी की पूरी पुस्तक है। समय मिले तो एक बार आप भी पढ़िएगा। तो 38 का जवाब कौन सा सही है लल्ला? कर्ण। सी इज द राइट आंसर। चलो अगला प्रश्न देख लो, 39 देख लो, सेकेंड लास्ट आ गया है भैया। प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहां किया जाता है? बता दो भाई। शब्द के पहले तो लल्ला उपसर्ग लगता है। क्या लगता है? उपसर्ग लगता है। शब्द के बाद, हाँ शब्द के बाद में अर्थात शब्द के अंत में किया जाता है प्रत्यय। जैसे ये दुकान लिखा गया है, क्या लिखा गया है भैया? दुकान लिखा गया है और दार प्रत्यय लगा के क्या बना दिया गया? इसको दुकानदार बना दिया गया। शब्द के बाद में प्रयुक्त होता है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि और कुछ बता दें, पहले ही बता चुके हैं सब, आप क्या लोगे? चलो, मुल्ला दाऊद कृत लोर कहा की भाषा इनमें से कौन सी है? ब्रज भाषा है, अवधी है, अपभ्रंश है, राजस्थानी है? तो अवधी है। और इनकी जो रचना है मुल्ला दाऊद की, एक रचना कौन सी है भैया? चंदायन है। कौन सी रचना है? चंदायन। उसकी जो भाषा है वो भी क्या है? अवधी है। लगभग इनकी जो रचनाएं हैं उनकी जो भाषा है लल्ला वो क्या है? अवधी है। लल्ला आज का हमारा और तुम्हारा साथ यहीं तक। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है? आज की क्लास आपको कैसी लगी है? आज का सेशन आपको कैसा लगा है? एक बार आप अवश्य बताइएगा। और आप अगले रविवार क्या आप चाहते हैं मैराथन? क्या आप चाहते हैं 100, 200, 400, 500 प्रश्नों का संकलन? क्या आप क्या चाहते हैं? क्या यूपी ट्रिपल एस पेट के लिए क्लास चाहते हैं? ये अमोघ अस्त्र सीरीज की क्लास चाहते हैं या मैराथन चाहते हैं? क्या चाहते हैं? सब कुछ बयां करिएगा कमेंट के माध्यम से। जो कहोगे आप वो लेके आएंगे। लेकिन फिर बता के जा रहे हैं अगला सेशन और शानदार होने वाला है। फिर मिलूंगा आपको रात को 8 बजे। कब मिलूंगा लल्ला? रविवार को मिलूंगा। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। थैंक यू।